तो आज जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाले हैं अगेन वैसे ही सेम पिछले वाले सेशन की तरह आज भी डिटेल में सॉल्व करवाने वाले हैं। एंड दूसरा ये कि ये भी 12 सितंबर का ही पेपर है, ठीक है, बट वो शिफ्ट 1 का था और ये शिफ्ट 2 का है, ठीक है। शिफ्ट 2 का। तो सबसे पहला है क्वेश्चन ही असर्शन रीजन का है और आई थिंक ये वाला जो आपका शिफ्ट हुआ था ये आई थिंक असर्शन रीजन इसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो आज असर्शन रीजन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बट बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा, बट मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को करेक्ट ऑप्शन इसमें ढूंढना है। असर्शन क्या है? हुमायूं's tomb was first major Mughal garden tomb and directly inspired the design of ताज महल। पहला असर्शन हम लोग का ये बोल रहा है कि हुमायूं का जो टोम था, हुमायूं का टोम मतलब हुमायूं का जब डेथ हुआ था तो डेथ के वक्त क्या करते हैं कि ज़मीन में गाड़ते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर टाइप में बनाते हैं तो उसी को हम लोग टोम बोलते हैं, ठीक है। तो हुमायूं का जो टोम था वो सबसे पहला मुगल गार्डन टोम था, ठीक है। ये पहला पॉइंट इसमें बोला गया है और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन किया गया है कि ताजमहल का जो डिज़ाइन था, ताजमहल का जो डिज़ाइन था वो इंस्पायर्ड था कहीं ना कहीं इसी टोम्ब के स्ट्रक्चर से। यही जो स्ट्रक्चर था हुमायूं का टोम्ब जो था, इसी स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड था ताजमहल का भी डिज़ाइन। तो बेसिकली ये असर्शन में बोल रहा है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या दे रहा है? रीज़न दे रहा है इट इंट्रोड्यूस द छरबग गार्डन लेआउट एंड डबल डोम्ड मौसलम स्टाइल दैट बिकम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर मुगल। तो बोल रहा है कि ये जो था, ये जो हुमायूं का टोम था, यही जो है सो इंट्रोड्यूस किया था एक छरबग गार्डन लेआउट, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, एक पॉइंट है इसमें। एंड डबल डोम मौजलम स्टाइल, ठीक है। तो डबल डोम एक मौजलम स्टाइल था, यानी कि एक जैसे डोम के अंदर ही एक इनर वाला रीजन रहता था और एक आउटर रीजन रहता था, ठीक है। तो ये दो रीजन को डबल डोम मौजलम स्टाइल बोलते थे। तो यही बोला गया कि यही जो स्टाइल था यही मुगल्स का बाद में फिर कैरेक्टरिस्टिक बन गया कि हाँ भाई इस टाइप का स्ट्रक्चर तो रखना ही रखना है अगर कुछ भी ऐसा बनता है तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी दोनों ए और आर सही है और आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरा है बोथ दोनों ही सही है, ए और आर सही है, लेकिन आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन में है कि ए ट्रू है, ठीक है, बट आर जो है सो फॉल्स है। और चौथा ऑप्शन है कि ए फॉल्स है, यानी कि ए गलत है और आर जो है सो सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो पहला जो चीज़ है ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहला फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टोम हुमायूं का टोम ही था और ताजमहल का जो भी स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड था इसी टोम से। ये पहला चीज़ बिल्कुल सही है। दूसरा चीज़ रीज़न भी सही है कि वही जो है सो इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहला इंट्रोडक्शन चारबाग गार्डन लेआउट एंड डबल डोम मुस्लिम स्टाइल का यही हुमायूं टोम में ही हुआ था। एंड फिर बाद में यही एक लेटर मुगल जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन गया और यही जो है सो एक्सप्लेनेशन है, आर ही एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़ा पॉइंट्स बता देते हैं। तो सबसे पहला आर्किटेक्ट कौन था, ठीक है, आर्किटेक्ट कौन था? आर्किटेक्ट था इसका मीरक मिर्जा घियास, ठीक है, मीरक MIRAK मिर्जा, स्पेलिंग भी देख लेना, ठीक है, GHIYAS, ठीक है, ये आर्किटेक्ट था इसका। उसके बाद ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है, ठीक है। और ये जो गार्डन टोम था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो है सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और दूसरा मटेरियल, किस मटेरियल से बनाया गया था, ठीक है, मटेरियल,
मटेरियल था इसमें लगा हुआ रेड सैंडस्टोन, ठीक है, लिखा नहीं रहा यार, रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन था, एंड विथ वाइट मार्बल इनले, ठीक है, विथ वाइट मार्बल इनले, ठीक है। विच एंशियंट रूलर एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि ये दिए गए ऑप्शंस में से कौन से वो एंशियंट रूलर थे, मतलब पुराने जमाने के रूलर थे, ठीक है, भिड़े के जमाने वाले नहीं, पुराने जमाने के रूलर थे, जो कि जिनका कि हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था। हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हिंदुस्तान है, ठीक है, स्क्वायर स्ट्रक्चर में हम बना दिए हैं, हिंदुस्तान ऐसे नहीं दिखता है। तो जैसे अभी क्या है कि सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि दिल्ली में सारा पावर है, ठीक है, तो दिल्ली में अगर सारा पावर यानी हर एक चीज़ अगर यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक जगह सारा पावर दिया हुआ है, यानी आर्मी भी यहीं से कंट्रोल होगा, इकोनॉमिक्स सारा यहीं से कंट्रोल होगा, ठीक है, जो भी चीज़ कंट्रोल होना है सारा बीच से ही कंट्रोल होगा, सेंटर से कंट्रोल होगा, ठीक है। और एक दूसरा रहता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में अगेन मान लीजिए यही हिंदुस्तान है, ठीक है, इंडिया है। अब क्या होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम अगर रहता है तो इसका मतलब अगर इसमें अगर 28 स्टेट है, जितने भी स्टेट है, ठीक है, कोई भी कंट्री है, अब उसमें अलग अलग स्टेट रहते हैं, ठीक है। अब इन स्टेट के पास क्या है कि इसके इस स्टेट के पास अपना पावर है, ये अपने हिसाब से इकोनॉमी कंट्रोल करेगी, अपने हिसाब से आर्मी कंट्रोल करेगी, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेगी, अपने हिसाब से रूल बनाएगी और सब चीज़। वैसे ही ये स्टेट अपना अपना करेगी सब, यानी अपने हिसाब से इकोनॉमी कंट्रोल करेगी, अपने हिसाब से आर्मी, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन सब। ये स्टेट भी वैसा ही करेगा, ये भी वैसा, ये भी वैसा, ये भी वैसा, ये भी वैसा, मतलब सारा जितना भी स्टेट रहेगा सब कोई अपना अपना ही स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंट्रलाइज सिस्टम, तो सेंट्रलाइज सिस्टम समझिए कि किसको बोलते हैं, यानी कि एक जगह पावर रहेगा। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है हर्षवर्धना, ऑप्शन 2 है समुद्रगुप्ता, ऑप्शन 3 है चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ऑप्शन 4 है पुलकेशिन टू। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना जो रूलर थे वो आपका चलते थे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे, ठीक है, इनका डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, यानी कि ये खुद तो रूल करते थे लेकिन ये डिसेंट्रलाइज करके रखे थे सारा चीज, सारा पावर अपने हाथ पे नहीं रखे थे, ठीक है। और इनका एक नियम और भी था कि ये जो रूलर थे, ठीक है, ये क्या करते थे कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑफिसर को जैसे इन्होंने काम पे लगाया या कोई भी ऑफिसर को इन्होंने काम पे दिया, तो बजाय सैलरी देने के, मतलब एज एन कैश वगैरह देने के, मतलब सोने के सिक्के या जो भी उस वक्त चलते थे, उसके रिटर्न में ये उन लोगों को जमीन ही दे देता था, ये ले लो जमीन और वहां पे तुम अपने हिसाब से रूल ही कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 आ जाता है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता क्या था, तो इसका भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, डिसेंट्रलाइज ऐसा वाला सिस्टम, ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम, ठीक है। तो इनका भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, और ये भी वैसा ही करते थे, अगर मान लीजिए कोई भी राजा अगर कोई भी एक जगह को ऑक्यूपाई करता था इनके ही तो फिर वो इनके ही अंडर में काम करता था, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर जो होगा हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का वो यही होगा, ऑप्शन 3। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो हाईली बिल्कुल वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे डिपेंड करते थे, यानी कि जो भी वो कंट्रोल करना रहता था सब वो अपने अंडर कंट्रोल करके रखते थे, है ना। एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपको पता ही है कि वो रहते थे बेसिकली आपके चाणक्य के गाइडेंस में ही, ठीक है, जो उनके मेंटर थे उनके गाइडेंस में ही इन्होंने चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनके गाइडेंस में ही इन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था, ठीक है। उसके बाद चौथा है पुलकेशिन टू।
तो पुलकेशिन टू अगेन ये भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलते थे, ठीक है। तो यही है इसमें। और एक पॉइंट इसमें ये याद रखने का है कि कभी भी अगर चंद्रगुप्त या फिर अशोका से अगर हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पूछा जाए और ऑप्शन में चंद्रगुप्त या फिर अशोका अगर दिया जाए, ठीक है, तो फिर ये हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम का आंसर यही दोनों होता है, ठीक है, चंद्रगुप्त या फिर अशोका। Which of the following correctly reflects the evolution of Indian classical music? ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, वो पॉइंट है जो कि करेक्टली या सही सही ये बता रहा है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का इवोल्यूशन कौन सा है। मतलब पहले कुछ ऐसा सिस्टम चलता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो करके कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम जो है सो बन गया है, बेसिकली ये पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है जातीज इवॉल्व फ्रॉम रागाज एज पर एंशियंट टेक्स्ट। बोल रहा है कि जो जातीज है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम रागाज एज पर एंशियंट टेक्स्ट, यानी पुराने पुराने किताब के हिसाब से, पुराने टेक्स्ट के हिसाब से ये जो जातीज है, ठीक है, ये जो जाति है ये इवॉल्व हुआ है फ्रॉम रागास, यानी रागास पहले कुछ ऐसा म्यूजिक सिस्टम था, ठीक है, उससे फिर ये इवॉल्व हो करके फिर ये जाति वाला सिस्टम बना है, ये कह रहा है। दूसरा में कह रहा है 72 मेला सिस्टम वाज गिवन बाय भारता इन 13th सेंचुरी। यानी कि 72 मेला सिस्टम जो है, ठीक है, वो दिया गया है बाय भारता, और वो टाइमलाइन क्या है 13th सेंचुरी में, ठीक है, ये दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है फोल्क म्यूजिक ओरिजिनली यूज्ड मेला एंड ग्रामा स्केल्स, ठीक है, फोक म्यूजिक जो है वो पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनली यूज करते थे मेला और ग्रामा स्केल्स, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है रागाज इवॉल्व फ्रॉम जातीज, यानी जो रागा है, ठीक है, ये इवॉल्व हुए थे फ्रॉम जातीज, यानी जाति पहले ऐसे म्यूजिक सिस्टम था, देन फिर इवॉल्व हो करके, ठीक है, यानी चेंजेस हो करके फिर ये रागा में चेंज हो गई, ठीक है, या इवॉल्व हो गई एक हिस्सा। दूसरा इसी में लिखा है 72 मेला वाज बाय वेंकटामखी, यानी 72 मेला जो दिया गया था वो वेंकटामखी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन 1 सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। हम लोग देखते हैं कि पहला वाला गलत क्यों है। तो ये जैसे लिखा हुआ है कि जाति इवॉल्व फ्रॉम रागास, यानी कि रागास पहले इनिशियली था मेन, और यहाँ से फिर जाति का इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व होकर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को फोर्थ में आंसर पता चल गया, ये उल्टा हुआ था, यानी जाति मेन था एंड देन जाति से हम लोग का रागा हुआ था, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिख भी रहा है। तो पहला वाला तो इस वजह से गलत हो गया। दूसरा वाला क्यों गलत है? दूसरा वाला में 2 पॉइंट गलत है। 2 पॉइंट, एक भारता, ठीक है, सबसे पहला चीज तो ये कि ये जो भारता थे, ठीक है, ये पैदा हुए थे 200 BCE से लेकर के, ठीक है, एग्जैक्टली इसका टाइम ऑब्वियसली नहीं पता है, तो फिर ये एक अंदाजा ही है 200 CE, ठीक है। तो इस टाइमलाइन में ये पैदा हुए थे, तो 13 सेंचुरी में तो पैदा हुए नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो इस टाइमलाइन में पैदा हुए थे तो ये गलत हो गया, 13 सेंचुरी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि 13 सेंचुरी में एक दूसरा चीज दिया गया था, मतलब 13 सेंचुरी को हम लोग एक दूसरे चीज से एसोसिएट करते हैं, इसको कि हम लोग कहते हैं शरनगा देवा, ठीक है, शरनगा देवा, SHARNGADEVA, शरनगा देवा, ठीक है। और ये क्या होता है? ये ऑथर है ऑफ संगीता रत्नाकारा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये ऑथर है ऑफ संगीता रत्नाकारा। तो इनके वजह से 13 सेंचुरी को हम जानते हैं, ठीक है, कि 13 सेंचुरी में ये इन्होंने ये चीज दिया था।
लेकिन इन्होंने 72 मेला सिस्टम नहीं दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा, फोक म्यूजिक ओरिजिनली यूज्ड मेला एंड ग्रामा स्केल्स। ठीक है, तो मेला का मतलब हो गया कि पेरेंट स्केल। ठीक है, और ग्रामा का मतलब हो गया कि एंशियंट फंडामेंटल स्केल्स। ठीक है, तो ये भी अगेन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, देन फोर्थ वाला तो आप लोग समझ ही गए कि क्यों शुरू हुआ, मतलब क्यों सही है। और इसमें आपको जो है सो, तो फोर्थ जो ऑप्शन है, जो वेंकटामखी थे, तो वो क्या थे, वो 17th सेंचुरी के म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। और ये जो है सो इन्होंने फॉर्मुलेट किया था 72 मेला करता स्कीम। ठीक है, ये एक तरीके का मैथमेटिकल काम होता है। ठीक है, जिसके बदौलत म्यूजिक बनाया जाता है। तो इन्होंने ही इस चीज को फाउंड किया था एंड इन्होंने दिया था चतुर्दंडी प्रकाशिका। ठीक है, और यही जो है सो एक तरीके का जो है सो क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन था। ठीक है, जिसको कि कार्नाटिक साउथ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेजेस ऑफ लॉन्ग जंप। ठीक है, जब भी कोई लॉन्ग जंप ले रहा होता है, ठीक है, लॉन्ग जंप आप लोग जानते ही होंगे, एक ट्रैक रहता है यहाँ पे। ठीक है, पूरा रेत ही रेत रहता है, बालू रहता है। ठीक है, और कोई भी बंदा आता है और उसको जंप करना रहता है, जो सबसे ज़्यादा दूर तक जंप करेगा वो मेडल घर लेकर के जाएगा। तो बेसिकली इसमें यही पूछ रहा है कि लॉन्ग जंप में जो फेजेस रहते हैं, लॉन्ग जंप में बहुत सारा फेज रहता है, बहुत सारा नहीं, बेसिकली 4 फेज रहते हैं। ठीक है, तो उन फेजेस को यहाँ पे बताया गया है और आपको बताना है कि उन फेजेस के अकॉर्डिंग इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, और सही है तो ठीक है, विच ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट, मतलब कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। द एथलीट attains maximum momentum by running on the runway before takeoff। यानी ये कह रहा है टेक ऑफ से पहले, ठीक है, मतलब जो उछलने से पहले यानी उड़ने से पहले, बेसिकली ये कह सकते हो उड़ने से पहले ये जो मोमेंटम जो दौड़ रहा है पीछे से एकदम दौड़ते हुए आ रहा है, तो इसमें वो एक मोमेंटम लेता है। ठीक है, मैक्सिमम मोमेंटम लेता है। तो क्या वो इस टाइप का चीज करता है कोई भी एथलीट? ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। दूसरा स्टेटमेंट है ड्यूरिंग टेक ऑफ, यानी उड़ने के दौरान, बेसिकली उड़ने नहीं, उछलने के दौरान। ठीक है, द एथलीट पुशेस ऑफ विद द वीकर फुट टू मेंटेन बैलेंस। यानी कि वो जो एथलीट है, वो जो बंदा या फिर वो जो बंदी जो दौड़ रही है, ठीक है, वो क्या कहती है, वो अपने कमजोर पाँव का सहारा ले करके और बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोला गया है। तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। चलिए आइए देखते हैं। जो सबसे पहले वाला पॉइंट बिल्कुल सही है और दूसरा वाला पॉइंट गलत है। पहला वाला सही क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली होता भी यही है। ठीक है, कि दौड़ते हुए बंदा आता है एंड जितना इसको मोमेंटम लेना है ये दौड़ते वक्त ही ले लेता है, एंड देन फिर ये जैसे ही उस मार्क पे पहुंचता है वहां से उछल जाता है। दूसरा पॉइंट गलत क्यों है सर, ये बताइए। ये जो वीकर फुट बोला है ना दूसरा पॉइंट में, ये गलत है। क्योंकि जब भी कोई भी बंदा या फिर बंदी यहाँ से उछल रही होती है तो वो असल में वीकर फुट का सहारा नहीं लेता है या फिर लेती है। वो असल में अपना स्ट्रॉन्ग पाँव का, स्ट्रॉन्गर फुट का सहारा लेती है, ना कि वीकर फुट का, ताकि बैलेंस किया जा सके। ठीक है, और फिर वो जब उड़ता है या फिर उड़ती है, देन फिर वो कोशिश करता है या करती है कि अपने पाँव का जो फीट होता है, यानी ये जैसे पाँव है, ठीक है, पाँव कैसे बनाया जाए, हाँ, ये जो पाँव है, पाँव का जो ये वाला रीजन है, ये वाला एरिया, इसको सबसे दूर से दूर टच किया जाए ताकि लॉन्ग जंप सबसे से ज़्यादा इसका कवर हो। ठीक है, तो ये किया जाता है और ये स्ट्रॉन्ग पाँव से यहाँ पे जंप लिया जाता है, तो इसीलिए सेकंड वाला पॉइंट गलत है। तो ओनली वन इज करेक्ट। मैरी कॉम्स
मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वाज वॉन एट विच टूर्नामेंट। इसमें ये पूछ रहा है कि मैरी कॉम ने जो रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जो जीता था वो किस टूर्नामेंट में जीता था। जो एशियन गेम्स हैंगजो में हुआ था वो उसमें जीता था, या फिर प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया इसमें जीता था, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स इसमें बर्मिंघम में जो हुआ था इसमें जीता था, या फिर ओलंपिक गेम्स जो टोक्यो में हुआ था इसमें जीता था। ठीक है, तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं हर एक एक ऑप्शंस को। ठीक है, कि किसमें कहाँ पे और क्या क्या जीता था, और ये जो गोल्ड मेडल है ये मोस्ट रिसेंट में ये इन्होंने कहाँ पे जीता था। ऑप्शन 1 एशियन गेम्स हैंगजो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मैरी कॉम का क्योंकि इंजरी था, तो इंजरी के वजह से एंड एज ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने इसमें पार्ट ही नहीं बन सकी। ठीक है, मतलब वो इसमें खेल ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन 2014 में, ठीक है, 2014 में इन शो में गोल्ड जो है सो गोल्ड इन्होंने जीता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्शन 3 में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में। अच्छा, ऑप्शन 2 ही देख लेते हैं, प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया में। तो असल में इसका आंसर भी यही होगा, ऑप्शन 2 ही होगा। ठीक है, तो ये जो 23rd प्रेसिडेंट्स कप हुआ था लेबुअन बाजो इंडोनेशिया में, ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो कि जुलाई 2019 में हुआ था, तो इन्होंने 51 केजी के कैटेगरी में खेला था। ठीक है, 51 केजी में। तो इसमें इन्होंने हराया था एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को जिनका नाम था एप्रिल फ्रैंक्स। ठीक है, क्या नाम था उनका? एप्रिल, FRANKS, फ्रैंक्स। ठीक है, एप्रिल फ्रैंक्स नाम था, और इनको डोमिनेट करके हराया था, मतलब 5-0 के बेसिस इस पे हराया था, यानी 5 पॉइंट्स इनका था एंड 0 पॉइंट इनका था। ठीक है, तो इस इतने तगड़े लेवल से हराया था, जो कि 23rd प्रेसिडेंट कप था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड जो है, अगेन ये भी इन्होंने इसमें भी टेक पार्ट नहीं किया था। ये 2022 में जो हुआ था इसमें भी टेक पार्ट नहीं किया था, बट जो पहले जब हुआ था तो इन्होंने इसमें भी गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 2018 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन 4 है ओलंपिक गेम्स टोक्यो, यहाँ पे इन्होंने ब्रोंज जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। ठीक है, लेकिन एज ए 2020 बोला जाए, ठीक है, जो कि हेल्ड हुआ था 2021 में, वहाँ पे इन्होंने मतलब वो ये हार गए थे बेसिकली। ठीक है, लेकिन 2012 में जब ये हुआ था लंदन ओलंपिक्स, ठीक है, और ओलंपिक्स का गेम लंदन में जब हुआ था तब इन्होंने वहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि ये मैरी कॉम 6 टाइम्स वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, 6 टाइम, 6 टाइम कोई छोटी मोटी बात नहीं, 6 टाइम वर्ल्ड एमेच्योर, ठीक है, AMATEUR, ठीक है, एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। दूसरा पॉइंट ये कि इनको बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं, जैसे कि पद्म विभूषण जो कि 2020 में मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण जो कि 2020 में मिला है, एंड देन पद्म भूषण जो कि 2013 में मिला है। ठीक है, पद्म भूषण जो कि 2013 में मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न जो कि 2009 में मिला है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न। और वेट कैटेगरी ये कौन से वेट में खेलती है लगभग लगभग, तो ये लगभग लगभग 48 केजीज में, ठीक है, 48 केजीज में एंड 51 केजीज में, तो इसी में ये खेलती है बेसिकली, 48 में एंड 51 में, डिपेंडिंग की वेट ऊपर नीचे करते रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन दिस।
The Regulating Act 1773 primarily introduced changes in companies administration in which two distinct areas. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में, ठीक है, उसमें बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हिंदुस्तान में, ठीक है, तो इंग्लैंड से भेजा गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उस टाइम पे किन दो जगहों पे बेसिकली चेंज लाने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसको किस दो जगह चेंज करने के तात्पर्य से लाया गया था, ठीक है। तो ये लाया गया था, हाँ, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 में है कंपनीज जुडिशियल सिस्टम एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, यानी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है, एंड दूसरा की जो रेवेन्यू कलेक्शन था। जुडिशियल सिस्टम मतलब वही जो जज वकील, ठीक है, और रेवेन्यू सिस्टम मतलब जो पैसा जो कलेक्ट होता था वो। दूसरा ऑप्शन है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, यानी मिलिट्री को कैसे यूज किया जाए, और ट्रेड रेगुलेशन, यानी कि जो भी सामान वामान बेच रहा है उस पर एक रेगुलेशन लगाया जाए, ठीक है। ऑप्शन 3 है कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम, ठीक है, यानी कि कंपनी का जो भी करता धरता है, यानी कि कंपनी को जवाबदेही होना पड़ेगा अपने घर पे, घर पे बोले तो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। और टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया, और इंडिया में एक तरीके का कंट्रोल, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि ये लोग कुछ भी करे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला लोग, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे बिजनेस करने आया था, राइट, लेकिन यहाँ पे आकर फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, चीज़ों को भी बताएंगे थोड़ी देर में। ऑप्शन 4 कंपनीज रिलेशन एंड प्रिंसली स्टेट्स एंड फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इस चीज़ को लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट को ताकि प्रिंसली स्टेट एंड फॉरेन पॉलिसीज को मैनेज किया जा सके। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदुस्तान में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो यहाँ पे करप्शन वो लोग बहुत ज़्यादा कर रही थी, यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स थे, तो वो लोग जो भी प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे वहाँ से ला करके यहाँ बेच रहे थे, या फिर यहाँ के भी प्रोडक्ट्स जो भेज रहे थे इंग्लैंड, उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था इसको, और भी बहुत सारा चीज़ अभी थोड़ा सा बता रहे हैं हम ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका कि कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम, यानी कि इस एक्ट को लाया गया था कि भाई इसको अब हम जो भी यहाँ पे हम लोग का काम हो रहा है उसको मैनेज किया जाएगा आपका इंग्लैंड में, ठीक है। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग एक वोटिंग राइट्स लाया गया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया गया, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या था कि उसमें कुछ कुछ डायरेक्टर्स रहते, ठीक है, आपके मेन मेन। और वो जो डायरेक्टर्स है वो पहले 1 साल के लिए इलेक्ट होते थे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए पहले इलेक्ट होते थे, बेसिकली 1 साल के लिए। लेकिन अब ये 4 साल के लिए इलेक्ट होना शुरू हो गए, यानी कि 4 साल अब ये काम करेंगे। और हर साल इसमें से 1/4, यानी चार, अगर मान लीजिए कि 4 अगर इलेक्ट हुए, ठीक है, तो 4 में से 1/4 निकल जाएंगे, यानी कि एक जो बंदा है वो रिटायर कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी लाया गया, यानी कि ये इसको जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है इसको जवाब देना होगा इंग्लैंड में, ठीक है। दूसरा है टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में एक तरीके से कंट्रोल भी जमाना था ताकि ऐसा नहीं हो कि कुछ भी रैंडम चीज़ होने लगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि सबसे पहला जो जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, जो कि वैरेन हेस्टिंग्स थे सबसे पहले वाले, ठीक है। तो उनको अब बना दिया गया इस एक्ट के आने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, सेंट्रलाइजेशन ले आया गया इसके इसमें,
ठीक है, यानी कि अब जो भी कंट्रोल होगा सब एक जगह से कंट्रोल होगा और फिर वो डायरेक्ट रिपोर्ट होगा टू दी इंग्लैंड। और तीसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एक काउंसिल मतलब ये तो बता ही दिया कि 4 मेंबर का काउंसिल रहेगा और ये आपका जो है सो 1/4 हर साल रिटायर करेगा, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है मतलब कि इसमें 4 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, जो कि ये जो गवर्नर जनरल है इसके नीचे ये काम करेंगे एंड इसके डिसीजन लेने में, ठीक है, इनको मदद करेंगे। बेसिकली ये 4 गवर्नर जनरल का बात हो रहा है, ठीक है, ये 4 मेंबर्स का बात हो रहा है, ठीक है। ये जो है सो गवर्नर जनरल का हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज वाटर शेयरिंग ट्रीटीज विथ इट्स नेबर। बोल रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से आपको ये पता करना है कि जो इंडिया अपने नेबर के साथ जो वाटर शेयरिंग ट्रीटीज साइन किया है, तो वो जो वाटर ट्रीटीज साइन किया है, ठीक है, वो कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ये आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा ट्रीटी है, तो ये देख लेते हैं। द महाकाली ट्रीटी साइंड विथ नेपाल इन 1996 includes provisions for integrated development of महाकाली रिवर एंड पंचेश्वर प्रोजेक्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो महाकाली ट्रीटी है ये साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में साइन किया गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था बेसिकली, या जिसमें ये मेंशन था कि अ, हम लोग दोनों को मतलब इंडिया को एंड नेपाल को, ठीक है, महाकाली रिवर और जो है सो पंचेश्वर प्रोजेक्ट, इन दोनों को साथ में मिल करके और डेवलप करना होगा, ये इसमें लिखा गया था जो कि 1996 में साइन हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, द गंगा वाटर ट्रीटी साइंड विथ बांग्लादेश इन 1996 फॉर द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर्स एट फरक्का थ्रू आउट द एंटायर ईयर, ठीक है। बोलिए रहा है कि गंगा वाटर ट्रीटी एक साइन हुआ था बांग्लादेश के साथ 1996 में, ठीक है, जिसमें कि जो गंगा का जो पानी है उसको हम लोग को भेजना था बांग्लादेश, ठीक है, पूरे साल भर के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें कि इस ट्रीटी में पूरे साल भर के लिए हम लोग बंगाल जो है सो गंगा का पानी भेजेंगे। अब इसमें हम लोग को क्या बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, तो हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहला वाला देख लेते हैं, तो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हम लोग नेपाल के साथ ऐसा साइन किए थे महाकाली ट्रीटी एंड ये बिल्कुल सही है। दूसरा है द गंगा वाटर ट्रीटी विद बांग्लादेश, तो ये वाला गलत है स्टेटमेंट। गलत क्यों है, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी जो हम लोग साइन किए थे 1996 में, वो असल में हम लोग एंटायर ईयर के लिए नहीं साइन किए थे, ठीक है, एंटायर ईयर के लिए नहीं साइन किए थे, हम लोग बस तब तक के लिए साइन किए थे जब तक कि हम लोगों का मतलब जब अगर वहाँ सूखा पड़ा हुआ रहेगा तभी हम लोगों को वहाँ पे वाटर देना है, ना कि पूरे साल भर के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। और कुछ कुछ जान लेते हैं इसमें। पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने ट्रीटी साइन किया था, ठीक है, 1960 में, जिसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था 6 नदियों को, ठीक है, 6 रिवर्स को हमने डिवाइड किया था, 6 रिवर्स को डिवाइड किया था, जिसमें कि हमने 3 रिवर्स खुद रखे थे, यानी कि बीज, ठीक है, रवि और सतलज, ये जो 3 रिवर है ये हमने रखा था, ठीक है, हम लोगों ने। और जो बाकी के 3 हैं यानी कि इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये हमने पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है बांग्लादेश के साथ, हमने भी उसके साथ भी साइन किया था, ठीक है। बांग्लादेश 1996 में हमने साइन किया था, जो कि हम लोग का फोकस था ऑन लीन सीजन में, यानी कि जब वहाँ पे सूखा पड़ जाए तब हम लोग उसको
आराम से सप्लाई कर दें। तीसरा था नेपाल, नेपाल के साथ भी हमने साइन किया था 1996 में, ठीक है। और एक और नेपाल के साथ साइन किया था हमने 1954 में। इसमें हमने क्या साइन किया था, अगर किसी भी तरीके का फ्लड वगैरह आता है, ठीक है, तब हम लोग इसको पानी दे सकते हैं, फ्लड वगैरह अगर आता है तो। फिर इसको रिवाइज कर दिया गया था 1966 में, ठीक है। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है अंडर द SLKIC वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया डैश केंद्र विद्यालय हैव बीन अडॉप्टेड इन पार्टनरशिप विथ KVS। SLKIC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, ठीक है। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर SLKIC। ये वर्टिकल जो है इसका मतलब एक टाइप का एक स्कीम लाया गया था, ठीक है। तो ये जो SLKIC इंडिया था यानी स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, ये एक तरीके का स्कीम लाया गया था जिसमें ये क्या कर रहा था कि जो भी केंद्र विद्यालय स्कूल है, ये जो केंद्र विद्यालय है ये स्कूल को रिफर कर रहा है, ये जो केंद्र विद्यालय स्कूल है इसको इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया जाए, ठीक है। इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया जाए विथ KVS के साथ। KVS क्या है? KVS आपका है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, संगठन, ये है KVS। तो ये चाहता था कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल को एंड KVS के साथ मिला करके एंड देन एक अच्छा माने सेंटर बना लिया जाए ताकि कभी भी कोई गेम्स वगैरह खिलवाना हो तो यहाँ पे खिलवाया जा सके। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कितने केंद्रीय विद्यालय को इसने इंक्लूड किया था या इस स्कीम के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। 5 किस में है? C में है, ठीक है। तो 5 केंद्रीय विद्यालय थे जिसको कि सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर के अंदर। बस इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं, यही है जो समझने का था वो बता दिए। इसका फुल फॉर्म एक याद रखना और दूसरा एक कि KVS ये होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन। इस क्वेश्चन में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 बाय सुनील गंगोपाध्याय। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो बुक है या कह लीजिए जो लिटरेचर है द एडवेंचर ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 जो कि सुनील गंगोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बस हम लोगों को पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये हम लोग को इससे छांटना है। तो हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है। ए पायनियर बंगाली एडवेंचर नोवेल फीचरिंग डिटेक्टिव काका बाबू विथ मिस्ट्री एंड कल्चरल थीम। कह रहा है कि एक बंगाली एडवेंचरर है, ठीक है, जो कि एक डिटेक्टिव है जो कि मिस्ट्रीज को और कल्चरल थीम्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक हो जाता है डिटेक्टिव की जो कि केसेस वगैरह सॉल्व करते हैं, जैसे डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी अगर मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो वो मतलब वो केस सॉल्व करने टाइप में है। लेकिन ये क्या है, ये एडवेंचर वाला है, मतलब ये एडवेंचर करेगा, मतलब दूसरी दूसरी जगह जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे जाकर के फिर ये वहाँ का कल्चर देखेगा, वहाँ का थीम्स देखेगा, वहाँ का मिस्ट्रीज और इन चीज़ों को ये सॉल्व करेगा। बेसिकली ये है, एडवेंचरर ज़्यादा है रेदर देन डिटेक्टिव के, कहने का मतलब ये है। दूसरा, ए पॉलिटिकल सटायर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नेंस। अच्छा, यहाँ जो पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल आपका काम चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आप
एडिटिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ने से पहले भी कुछ काम करते होगे और पढ़ने के बाद भी कुछ काम करते होगे, राइट? तो पढ़ने के पहले जो काम करोगे वो हो जाएगा प्री, ठीक है, उसको बोलते हैं प्री वर्क या फिर प्री स्टडी या फिर जो भी है प्री, इस काम के पहले। और इस काम के बाद जो चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, यानी पढ़ाई के बाद आपने कुछ पोस्ट किया। पोस्ट माने वो पोस्ट नहीं जो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वो पोस्ट नहीं, एक प्री होता है और एक पोस्ट होता है, आप लोग समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वैसे ही ये कह रहा है यहाँ पे, ये जो पॉलिटिकल सैटायर है, यानी ये जो बुक है वो एक तरीके का पॉलिटिकल सैटायर है, यानी पॉलिटिक्स पे एक तरीके का कमेंट है, एक फन वे में, ठीक है, एक सैटायर वे में, है ना? तो एक तरीके का ये सैटायर वे में एक कमेंट है ऑन इंडियन गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद। अगर प्री इंडिपेंडेंस लिखा होता तो इंडिपेंडेंस के पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ पोस्ट है। और तीसरा है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ऑथर्स फ्रीडम फाइटर एक्सपीरियंसेस इन बंगाल, यानी कि ये किताब ये कह रहा है कि अ, ये जो है सो सुनील गंगोपाध्याय थे, इनका जो है सो एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, यानी इन्होंने एज एन फ्रीडम फाइटर जो है सो बंगाल में एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर जैसे लड़े थे एंड देन इन्होंने एक अपनी ही बुक लिख दी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो जाता है वो जो कि एक ऑथर खुद से अपने बारे में ही लिखता है, और एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी में जब ऑथर दूसरे के कहानी के बारे में लिखता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप जब अपना कहानी खुद से ही अपना बुक लिख रहे हैं, ठीक है, आप अपना बुक लिख रहे हैं जिसमें आपने खुद से अपनी कहानी लिखी है, तब हम लोग उसको कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन जब आप किसी और बंदे के बारे में लिखेंगे अपने बुक में, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे बायोग्राफी। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो एडवेंचर्स जो किया गया था काका बाबू, तो काका बाबू का जो उस कहानी में नाम है वो है राजा रॉय चौधरी, ठीक है, राजा रॉय चौधरी करके नाम है। ये बहुत पॉपुलर बंगाली लिटरेचर है, ठीक है, जिसमें कि एक काका बाबू अलग-अलग जगह घूमते हैं एंड वहाँ पे जो है सो वो मिस्ट्रीज को देखते हैं, हिस्ट्री क्या-क्या कल्चर है वहाँ पे, क्या हिस्ट्री है, और उन मिस्ट्रीज को फिर वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉलिटिकल सटायर है तो ये इनकरेक्ट है, ये बुक पॉलिटिकल सटायर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने एक पॉलिटिकल लिटरेचर ज़रूर लिखा था जिसका नाम है CSEI, ठीक है, सी सोमोय, तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल लिटरेचर है इनका, सुनील गंगोपाध्याय का। तीसरा पॉइंट भी ये गलत है। इसमें क्या गलत है? तो तो सबसे पहला तो ये कि ये एक फ़िक्शनल बुक है, और दूसरा ये कि इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी वर्क दिया था और उसका नाम था आर्धेक जीवन, ठीक है? ये ऑटोबायोग्राफी इन्होंने दिया था आर्धेक जीवन, तो वो ये नहीं है, एडवेंचर ऑफ काका बाबू नहीं है, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो हम लोगों का इसमें आंसर क्या सही होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ठीक है? इसमें इस बुक का जो सबसे फेमस जो टाइटल है वो है भयंकर सुंदर, ठीक है, भयंकर सुंदर करके है, BHOYONKOR, ठीक है, SUNDOR, ठीक है। बस ये सब याद रखना, जो जो बताया है इतना ही इम्पोर्टेंट है। विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर एड्रेसेस ए स्पेशल सेशन 2025 ऑन इन्वायरमेंट कोप 30 एंड ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, जिसमें बेसिकली पूछ रहा है कि कौन से वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे
जो कि इसमें एक स्पेशल सेशन रखे थे, यानी ग्लोबल हेल्थ में और इन्वायरमेंट कोप 30 में। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल इसमें नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे पीयूष गोयल? अच्छा, ये थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली ये जो कोप 30 विजन था, ये होस्ट करवाया गया था उन ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में होस्ट करवाया गया था और ये 2025 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था। यूएन क्लाइमेट, ठीक है, चेंज कॉन्फ्रेंस, कोप 30 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना जानने वाला बात है। तो पीयूष गोयल नहीं होंगे। पीयूष गोयल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पीयूष गोयल बेसिकली हैंडल्स करते हैं, इंडस्ट्रीज को देखते हैं वो। ठीक है, कॉमर्स देखते हैं, इंडस्ट्रीज देखते हैं एंड टेक्सटाइल्स देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हरदीप पुरी। हरदीप पुरी भी नहीं होंगे। अगेन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हरदीप पुरी पेट्रोलियम देखते हैं, नेचुरल गैस देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ये देखते हैं, तो ये नहीं होंगे। थर्ड में नरेंद्र मोदी है, तो यही ऑप्शन होगा आंसर 3, नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि यही जो है सो एड्रेस किए थे ब्राज़ील में जाकर के इस चीज़ को कि इन्वायरमेंट को हम लोगों को बचाना है। एंड ये एक टाइप का नारा दिए जिसको कहते हैं कि वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो इस टाइप का नारा लगाए, स्लोगन लगाए और फिर आ गए। फिर चौथा है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर आप लोगों को पता होगा, ये एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। ठीक है, तो इनसे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, तो ये चौथा नंबर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सब पॉइंट याद रखने वाला बात क्या है? याद रखने वाला बात एक तो है ब्राज़ील, उसके बाद दूसरा बात है वन अर्थ वन नेशन। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? 2025 में हुआ था। कब हुआ था मतलब? Which of the following types of landslides involved backward rotation of the slipping material? इसमें बेसिकली ये पूछा है कि ये जो किस टाइप का लैंडस्लाइड होता है जिसमें कि बैकवर्ड रोटेशन इन्वॉल्व होता है, जब भी कोई भी मटेरियल स्लिप कर रहा हो तब। बैकवर्ड रोटेशन कहने का मतलब क्या है? एक एग्जांपल देके आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप चेयर पे क्या है, बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये जो जहाँ पे आप अपना शोल्डर रखे हुए, पीठ जिधर आप रखे हुए हैं, इधर से क्या होता है कि अब टूट जाता है और आपका पीठ ऐसे नीचे की तरफ झुक जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये बॉडी पार्ट तो आपका नीचे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहता है। ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा आपका पीछे की तरफ घसक जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? या फिर आप लोग अगर वो एक पीछे जाने वाला चेयर भी में बैठते होंगे, तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो ये ऐसा करिए, ये बैकवर्ड रोटेशन में हो जाता है। इसी को कहते हैं बैकवर्ड रोटेशन। यानी कि एक हिस्सा आपका पीछे चला जाता है और एक हिस्सा आपका काइंड ऑफ आगे की तरफ ही रहता है। इसको कहते हैं बैकवर्ड रोटेशन। तो सबसे पहला देख लेते हैं रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड कैसे होता है? तो रॉक स्लाइड सिंपल सा एक प्लेन सरफेस रहता है। ठीक है, और वहाँ पे ये जो है सो जो भी पत्थर रहेगा वो स्लाइड होते 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 होते, ये जो भी पत्थर रहेगा वो स्लाइड होते 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 नीचे की तरफ चलता जाएगा। इसको बोलते हैं रॉक स्लाइड। ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं होगा क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे होता है, लेकिन हम लोग को तो ये बैकवर्ड रोटेशन बताना है। दूसरा है रॉक फॉल। रॉक फॉल क्या होता है? ये बेसिकली फ्री फॉल होता है। मतलब जब भी कोई पत्थर ऊपर की तरफ से नीचे की ओर गिर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, और फिर जैसे ये पत्थर है यहाँ पे रखा होता है, देन ये गिर गया नीचे और ये फिर नीचे चला गया, तो अगेन ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा है स्लम्प। तो स्लम्प का मतलब होता है एक टाइप का रोटेशनल स्लाइड। ठीक है, रोटेशनल स्लाइड कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है सो एक पत्थर जो
एक साइड है वो पीछे की तरफ हो जाता है और एक साइड आगे की तरफ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जो जिस एग्जांपल में एक्सप्लेन किए कुछ वैसा टाइप का है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका जो है सो ये एक टाइप का बैकवर्ड रोटेशन हो जाता है इसमें। तो स्लम्प ही हम लोग का आंसर होगा। और चौथा है डेब्रिस फॉल। डेब्रिस फॉल में भी अगेन सेम इसी टाइप का फॉल होता है, यानी कि आपका ये जैसे जो भी पत्थर है ये मिक्सचर रहता है, मिक्सचर ऑफ सॉइल रेगोलिथ, ठीक है। ये सब का मिक्सचर रहता है और ये भी सेम ऐसे ही करके गिरता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेब्रिस फॉल। तो अगेन ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? ऑप्शन 1 पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड, एक घर में टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक घर में टोटल कितने लोग हैं, क्या इसका मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी है? या फिर पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर इधर से भी चले 1 किलोमीटर इधर से भी चले, ठीक है, इसका एक स्क्वायर बनाए जब हम लोग, ठीक है, तब इस टोटल 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं, या फिर क्या ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यही है? या फिर ऑप्शन 3 पीपल पर रीजन, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपने उत्तर प्रदेश का पूरा स्टेट ले लिया कि हाँ चलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल, लेकिन कोई उधर बिहार में रहता होगा तो बिहार वाला बोलेगा कि नहीं हम अपने स्टेट में लेते हैं तो इसमें अलग नंबर ऑफ पीपल रहेगा। फिर कोई उधर मान लीजिए कि कोई हैदराबाद में रहता होगा तो हैदराबाद वाला लोग बोलेगा कि अरे मेरे में तो कम है, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब कोई अपना एक पर्टिकुलर रीजन उठाया और उसमें जो है सो कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। पीपल पर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जो है सो कितने नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि ये एक हम लोग को स्पेसिफिक रेंज चाहिए होता है, ताकि हम लोग कहीं का भी अगर पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं, पॉपुलेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टोटल मतलब बंदे रहते हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, तो हम लोग को एक प्रॉपर इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे रैंडमली कोई भी रीजन नहीं सिलेक्ट करते। अगर हम लोग रीजन सिलेक्ट करेंगे तो कोई रीजन छोटा होता है, कोई रीजन बड़ा होता है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा रहता है, कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा रहता है, ठीक है। रीजन भी नहीं होगा और हाउस होल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि हाउस होल्ड भी सेम रहता है कि एक छोटा फैमिली है, एक बड़ा फैमिली है, एक दिस या दैट है, ऐसे करके। लेकिन जब हम लोग एक स्क्वायर किलोमीटर लेते हैं तो ये एक अच्छा रेंज हो जाता है, ठीक है। और ये 1 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग कहीं पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, ठीक है, चाहे फिर वो चाइना में हो, चाहे फिर वो अमेरिका में हो, चाहे फिर कहीं भी हो। कुछ पॉइंट्स, सबसे पहला कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है आपका 382, ठीक है, 382, अच्छा रहने दो, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 को पर्सन रहता है। स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा किस स्टेट का डेंसिटी है, यानी कि अगर 1 किलोमीटर अगर किसी भी हम स्टेट में लें तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका 1 किलोमीटर के रेंज में सबसे ज़्यादा बंदे हैं, सबसे ज़्यादा पीपल है, तो वो हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोग है और कितने हैं 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर हम घेरते हैं तो सबसे कम नंबर ऑफ पीपल आएंगे उसके अंदर, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितने बंदे आएंगे?
तो 17 बंदे आएंगे, सिर्फ 17 बंदे। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश हम ले लें, इसको हम 1 किलोमीटर स्क्वायर का इसमें ये बनाएं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 17 ही बंदे आएंगे। लेकिन वहीं अगर बिहार का लें, लगभग 1106 बंदे आ जाएंगे। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट डेंसिटी, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है? यानी अगर 1 किलोमीटर घेरते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो कितने नंबर ऑफ पीपल आएंगे? तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। कितने आएंगे? 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 11,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतने 1 किलोमीटर अगर हम घेरते हैं तो इतने लगभग लोग इसमें आ जाएंगे, 11,000 लोग। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑकर्स व्हेन डेथ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली बट बर्थ रेट्स रिमेन्स हाई। क्या कह रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, ठीक है, कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है या फिर पॉपुलेशन बहुत ही तरीके से बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये कह रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। लेकिन ये ऑकर कैसे हो रहा है? यानी कि पॉपुलेशन जो इतना जो अचानक से बढ़ रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? तो अगेन यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है कि डेथ रेट्स पूरा धड़ल्ले से गिर रहा है। यानी कि डेथ रेट कहने का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे पैदा होते थे वो मर जाते थे, वो कम हो गया, वो बिल्कुल एकदम हेल्थ केयर क्योंकि अच्छा हो गया है, दवाई दारू मिलना चालू हो गया, ठीक है, दारू नहीं दवा, तुम लोग समझ रहे हो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो गया, इसकी वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गया, धड़ल्ले से गिर गया। और बर्थ रेट ऑलरेडी बहुत हाई है, ठीक है, और बर्थ रेट बढ़ रहा है या फिर ऑलरेडी बहुत हाई है, तो इसके वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर रहा है, यानी पॉपुलेशन धड़ल्ले से बढ़ रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना है, ये लोग आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। रीज़न क्या है? सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विथ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। यानी कि अगर हेल्थ केयर इम्प्रूव हो जाता है, हेल्थ केयर अगर बढ़िया हो जाता है, यानी अगेन वही अगर दवाई वगैरह मिलने लगता है, इलाज वगैरह ठीक से होने लगता है, तो सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या है? सोसाइटी जो है ना, जैसे इसमें ये कह रहा है ना ये कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि भाई हम लोग बड़ी फैमिली चाहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर लोग ऐसा बिलीव करते हैं, रिलीजियस बिलीव रहता है कि चलो ज़्यादा बच्चे भी हुए तो ऊपर वाला देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमारे 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, चाहे जितने भी रहे, ठीक है। तो ये बिलीव होता है जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा होता है। तो इसमें ये कह रहा है दूसरे लाइन में, रीजन में, कि हेल्थ केयर क्या ठीक हुआ, हेल्थ केयर जैसे इम्प्रूव हो रहा है, तो क्या ये जो बिहेवियर है ये भी क्या तुरंत ही ठीक हो जाता है? तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा अभी तक। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो ऑप्शन ये है कि दोनों सही है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आर दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो डेथ रेट कम होने लगता है, और बर्थ रेट यानी कि जो बेबीज ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज होते हैं, ठीक है, वो हाई होने लगता है, ठीक है, वो ज़्यादा होने लगता है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है वो ऑब्वियसली वो गलत पॉइंट है। क्यों गलत है? वो गलत इसलिए है क्योंकि जैसे अगर हेल्थ केयर सिस्टम हम लोग का अच्छा होता है तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि आदमी क्या बिलीव करता है। अगर हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है तो वो बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज होता है, बिलीफ सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हेल्थ केयर हम लोग का बहुत अच्छा बिल्कुल ग्रो कर रहा है तो ये बिलीफ भी बहुत अच्छे से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिलीफ चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, एंड जिसके वजह से पॉपुलेशन ग्रो बहुत ज़्यादा करता है। तो दूसरा वाला रीज़न गलत है, ये इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका आंसर। आप लोगों का इसमें एक होमवर्क है, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन आप लोगों को पता करना है, कमेंट में लिखना नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है।
और चाइना का पॉपुलेशन लिखना है एंड अच्छा हाँ इतना ही करो, इतना ही काफ़ी है। द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम इन सेल्स इज, यानी कि सेल्स में एक लाइजोसोम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस लाइजोसोम का काम क्या है, ठीक है। आपको पता होगा सेल में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनका सबका कुछ ना कुछ काम रहता है, ठीक है। तो ये लाइजोसोम का काम क्या है, वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन 1 प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्या लाइजोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है? तो ये इसका गलत जवाब होगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये लोकेटेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER, ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन ये बनाते हैं। दूसरा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, सेल सेल्यूलर का मतलब सेल हो गया, यानी सेल के अंदर डाइजेस्ट करना है। यानी कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज होता है सेल को, या कोई ऐसा सेल के अंदर स्ट्रक्चर है जो कि, या फिर सेल का कोई हिस्सा है जो कि काम नहीं कर रहा, उसको डाइजेस्ट करना, या फिर मान लीजिए बैक्टीरिया एंटर कर गया सेल के अंदर, या फिर वायरस एंटर कर गया, ठीक है। तो ये सब अगर एंटर कर जाता है तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी उसको डाइजेस्ट कर लेना, यानी उसको निगल जाना, ये काम है लाइसोसोम का। तो क्या ये काम है, ये पूछ रहा है दूसरा ऑप्शन में। तीसरा में पूछ रहा है एनर्जी प्रोडक्शन, यानी लाइसोसोम क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है? एनर्जी मतलब एटीपी, क्या एटीपी प्रोड्यूस करता है? तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि एटीपी प्रोड्यूस करने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। ये एटीपीज को बनाता है और इसी को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। चौथा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, क्या लाइसोसोम के अंदर हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बेसिकली डीएनए स्टोर करते हैं। डीएनए में ही हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि कौन बंदा लंबा पैदा होगा, कौन नाटा पैदा होगा, कौन गोरा पैदा होगा, कौन छोटा पैदा होगा, ये सारा न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड रहता है, ठीक है, ना कि लाइसोसोम के अंदर। तो ये भी गलत हो गया। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, तो ये भी गलत हो गया, सी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2, दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी कि इसका काम है डाइजेस्ट करने का। अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है, कोई भी वायरस आता है सेल में, अगर किसी भी तरीके का डैमेज हो, सेल काम नहीं कर रहा है, सेल खराब हो गया है, कुछ भी हुआ है, बस इसको इनगल्फ कर लो, खत्म कर देता है लाइसोसोम, ठीक है, क्लियर। Which of the following best reflects the fundamental objective of applying generative designs in aerospace system engineering? इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो एरोस्पेस बनता है, ठीक है, एरोस्पेस जब भी बनता है, एरोस्पेस मतलब जो वो वाहन या फिर वो ऑब्जेक्ट्स जो कि हम लोग स्पेस में भेजते हैं, ठीक है, स्पेस में जो भेजते हैं। तो जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो भी हम लोग सिस्टम लगाते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो डिज़ाइन बनाने का हम लोग का मेन महत्व क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मतलब अगर हम रॉकेट को अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हो, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रॉकेट को ऐसा बनाने का, या सैटेलाइट अगर हम लोग किसी डिज़ाइन का बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन का क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेन मकसद क्या है वहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन फैसिलिटेटिंग सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी पेलोड प्लेटफॉर्म्स इन शेयर्ड बस स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो बस बोला जा रहा है वो सैटेलाइट को बोला जा रहा है। बेसिकली ये बोल रहा है कि हम लोग वो इसलिए बनाते हैं ताकि एक इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है, मतलब सैटेलाइट के साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग भेज सकें, ठीक है, मल्टी पेलोड प्लेटफॉर्म्स इन शेयर्ड बस स्ट्रक्चर्स, यानी कि सैटेलाइट के साथ मैंने सैटेलाइट पे भेजे, साथ ही साथ और भी बहुत सारा चीज़ भेज सके और वो इजीली काम हो सके, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा है ऑप्टिमाइजिंग मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चर रेजिलियंस। इसका मतलब ये है
कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें हम लोग कम से कम वज़न डाल सकें, ठीक है? मिनिमम वज़न डाल सकें, ऐसा हम लोग सेटिंग करके रखें, ऑप्टिमाइज़ करके रखें उसको, ठीक है? यानी कि ऐसा मतलब उसका डिज़ाइन बना करके रखें कि कम से कम वज़न में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का काम हो जाए, मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेज़िलियंस, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तीसरा ऑप्शन, एनहांसिंग लाइफ सपोर्ट redundancies to meet crew safety protocols in deep space missions। यानी कि उसका डिज़ाइन हम लोग इसलिए ऐसा रखते हैं ताकि बेसिकली जो भी हम लोग का क्रू मेंबर्स है, ठीक है? क्रू यानी जो भी साइंटिस्ट जा रहे हैं या फिर एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं या फिर वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स है वो जा रहे हैं, तो उनका सेफ्टी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग उसके डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हैं ताकि इन लोगों को कुछ दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है? चौथा, डिजाइनिंग एडेप्टिव थ्रस्ट मैकेनिज्म टू डायनेमिकली कंट्रोल ऑर्बिटल। तो चौथा ये है कि हम लोग इस तरीके से उस एरोस्पेस को जो सिस्टम है, ठीक है, उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि उसको हम लोग कंट्रोल कर सके बेसिकली, ठीक है? ये है चौथा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है? इसको जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है यानी इसको जिसका जो डिज़ाइन दिया जाता है वो बेस्ड ऑन कि भाई इसके मतलब कम से कम वज़न में, ठीक है? कम से कम वज़न यानी किधर से इसका वज़न हम लोग काटा जाए, ठीक है? ताकि कम से कम वज़न में इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकें। बेसिकली हम लोग का मेन एम यही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बहुत भारी चीज़ एक स्पेस में भेज रहे हैं, तो हम लोग का मेन एम यही रहता है कि ठीक है, इसको कैसे ऐसा इसका डिज़ाइन बनाया जाए कि कम से कम काम में, कम से कम चीज़ में हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है? तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया इसी वजह से, तीसरा भी गलत हो गया कि नहीं ये नहीं होता है, ठीक है? चौथा भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। Which of the following statements regarding आर्टिकल 270 आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स या कितने ऐसे स्टेटमेंट आर्टिकल 270 के तहत सही है, ठीक है? सबसे पहला, आर्टिकल 270 governs the sharing of taxes between the union and state including proceeds from GST। यानी आर्टिकल 270 के तहत जो टैक्स शेयर होगा, ठीक है, टैक्स जो बटेगा वो यूनियन को भी मिलेगा एंड स्टेट को भी मिलेगा। क्या ये आर्टिकल 270 में है? ये पहला वाला कह रहा है, ठीक है? और दूसरा ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जीएसटी, यानी जीएसटी से भी जो टैक्स हम लोग के पास आएगा या गवर्नमेंट के पास आएगा वो भी इन दोनों के बीच में बटेगा। यूनियन मतलब कि सेंटर, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आफ्टर द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 270 includes provisions for distributing revenue from यूनियन टैक्सेस एंड जीएसटी। तो दूसरे नंबर पे भी ये कह रहा है कि जैसे 101वां जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 270 के तहत अगेन हम लोग यूनियन के बीच यानी कि सेंटर के बीच और स्टेट के बीच में टैक्सेस को या जो भी रेवेन्यू हो रहा था उसको हम लोग बांट रहे थे। बेसिकली दूसरे पॉइंट में भी ऑलमोस्ट यही चीज लिखा हुआ है। तीसरे में द जीएसटी कंपनसेशन सेस इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 270। यानी आर्टिकल 270 के तहत जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो भी शेयर होगा यूनियन यानी कि सेंटर, ठीक है, और स्टेट के बीच में, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट में भी ऑलमोस्ट यही लिखा हुआ है। तो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा सही पॉइंट है और कौन सा गलत पॉइंट है। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आर्टिकल 270 के अंदर ये चीज़ है जिसमें कि हम लोग यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स को बांटते हैं, ठीक है, और उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दूसरा भी हम लोग सेम
सिनेरियो रहता है, ठीक है। 2016 में जब ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, 2016 में ये लाया गया, उसके बाद से ये चीज़ भी सही हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, 270 में ऐसा जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन 3 ही सही है। If Earth radius were reduced by 1% while its mass remained unchanged, what would be the effect on gravitational acceleration at its surface? क्या कह रहा है इसमें? ये मान लीजिए अर्थ है, अगर कोई भी सर्कल रहता है और अगर हम बीच से किसी भी लाइन को खींचते हैं, ठीक है, टू दी बाहर की तरफ, तो ये हमारा रेडियस कहलाता है। और जो हम लोग अगर पूरा लाइन अगर खींच दें, ठीक है, ये मान लीजिए अगेन एक सर्कल है और अगर हम लोग यहाँ से पूरा ऐसे करके लाइन खींचते हैं तो इसको डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है। और हाफ अगर खींचते हैं यहाँ से यहाँ तो इसको रेडियस बोलते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हम दिखाए हैं। तो बेसिकली क्या है, ये रहा है कि अगर इसको 1% से हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, 1% से, यानी कि ऐसे 1% घटेगा, है ना, 1% ऐसा बन जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर 1% यानी कि अगर मान लीजिए कि ये रेडियस अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर आपने घटा दिया, यानी कि अब 99 हो गया। तो वही बोल रहा है कि अगर 1% अगर इसको हम घटा देते हैं, मास इसका वही रहेगा जो मास पहले था, ठीक है, मास इसका वही रहेगा जो मास पहले था। तो क्या इफेक्ट होगा ग्रेविटेशन का, यानी कि ये जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी आप लोग जानते होंगे, अर्थ में ग्रेविटी होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा हुआ आता है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसके एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ग्रेविटी की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, अगर इसका रेडियस हम लोग 1% से घटा देते हैं तो ऑप्शन 1 में क्या है, इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 1%, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो 1% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन। दूसरा है डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 2%, यानी अप्रोक्सीमेटली 2% से डिक्रीज हो जाएगा, यानी मान लीजिए कि 10 के एक्सेलरेशन से आ रहा था, हालांकि एक्सेलरेशन तो बढ़ते रहता है, तो 2% से वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा, लगभग 2% की कमी। इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 2%, यानी 2% से बढ़ जाएगा। डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 1%, यानी 1% से घट जाएगा, ठीक है, लगभग 1% की कमी। तो हम लोग को इसमें बताना है कि होगा क्या। अब इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, या कह लीजिए इसका एक एक फॉर्मूला ही होता है बेसिकली, जिसमें कि जो जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल लॉजिकल चीज़ बताएंगे यहाँ पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर घट रहा है तो ये वाला बढ़ेगा, और ये वाला अगर बढ़ रहा है किसी कारणवश तो ये वाला घटेगा, ठीक है। बेसिकली ये मतलब होता है इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो मान लीजिए कि जब हम लोग 1% इसको अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, 1% जब हम लोग रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यानी कि डबल, एक तरीके से डबल बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी डबल घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब इसको 1% से घटा रहे हैं तो ये डबल घट रहा है, तो जब डबल घटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जी का वैल्यू डबल बढ़ेगा भी। तो जब डबल बढ़ेगा तो इसका मतलब 2% इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन अप्रोक्सीमेटली 2%, यानी कि ऑप्शन 3 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज ये लगभग 2% बढ़ेगा, ठीक है। 1% घटा रहे हैं तो 1% क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी कि डबल घटेगा, तो जब डबल घटेगा तो बढ़ेगा भी डबल, ठीक है। तो जब डबल बढ़ेगा तो इसका मतलब इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 2%। What is the age range for farmers
टू इनरोल इन प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना PMKMY। बेसिकली इसमें एज रेंज पूछा है, यानी कितने साल से कितने साल के लोगों को ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ये कितने से कितने साल के बीच के लोगों को मिलता है या फिर मिलेगा या फिर वो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑप्शन 1 में है 18 से 30, ऑप्शन 2 में है 18 से 40, ऑप्शन 3 में है 21 से 45, ऑप्शन 4 में है 25 से 50। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि ये जो है सो बहुत कम रेंज को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि 18 से सिर्फ 30 वाले लोगों को ही देख रहा है, जबकि इससे ऊपर के लोग भी किसान रहते हैं और बहुत बार तो इससे ऊपर ही ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन जो आपका 2 है 18 से 40, तो यही है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो भी अगेन नहीं है, और ऑप्शन 4 जो है वो भी अगेन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को देख रहा है और ये तो है कि ये 18 से ना शुरू होकर के 25 से शुरू हो रहा है, तो ये गलत है और तीसरा भी गलत है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें जो है सो रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलता है, यानी रिटायर होने पे भी इसमें जो है सो पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है? तो रिटायर जब 60 साल के वो जो भी जिसने इनरोल किया है, जो भी फार्मर ने, तो वो अगर जब 60 साल के पहुँच जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तब इनको जो है सो 3000 रुपया 3000 रुपया मंथली मिलता है। ठीक है, मिनिमम गारंटीड 3000 रुपया मिलता है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि इनका डेथ हो जाता है, ठीक है, इन मेल का डेथ हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि इनकी जो वाइफ होगी, इनकी जो स्पाउस होगी, इनकी जो बीवी होगी, इनको जो है सो इसका हाफ यानी 1500 रुपया पर मंथ मिलेगा। इसमें ये रहता है। ठीक है, ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जिसके पास एक ज़मीन है, मतलब जो कि गरीब किसान है, एंड उसका हेल्प करने के लिए इसको निकाला गया है। ठीक है, read the below statements marked as assertion and reason. Mark the correct options. Correct options ढूंढना है and correct options टिक लगाने हैं। Assertion: उड़ान स्कीम improves regional air connectivity। क्या कहने का मतलब है? रीजनल एयर कनेक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि ये जो उड़ान स्कीम आया था, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि अब कॉमन पीपल के लिए, मैंगो पीपल के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो उड़ान स्कीम है, ये बेसिकली जो हम लोग का इंडिया जो कंट्री है उसके कितना खराब डायग्राम बन गया है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग का जो इंडिया कंट्री है, इसके अंदर जैसे रीजन है, ठीक है, मुंबई हैदराबाद, ठीक है, मुंबई हैदराबाद है, झारखंड, बिहार, ठीक है, यूपी। तो क्या है कि हम लोग आपस में इंटर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था। ठीक है, कि मतलब अपने ही रीजन में उड़ाया जा सके और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ईज़िली अफोर्डेबल हो सके, यानी कि लोग कॉमन लोग भी हवाई अड्डे का यूज़ करके या फिर एरोप्लेन का यूज़ करके और एक जगह से दूसरी जगह जाए। ठीक है, ताकि पैसा भी मतलब कम से कम रखा गया, मिनिमम से मिनिमम, एंड ईज़िली अवेलेबल बनाया गया रीजनल अ, जगह में। ठीक है, रीजनल स्टेट्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में। रीज़न क्या है? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस। ठीक है, ये प्रोवाइड करता था, यानी उड़ान स्कीम प्रोवाइड करता था, मतलब फंड एयरलाइंस को फंड प्रोवाइड करता था, ताकि वो अपना एक तो अपना एक बेस बनाए यहाँ पर, है ना, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, खर्च लगेगा, वो सब में, एंड दूसरा ये कि जब सीट्स का जब प्राइस तय हो रहा होगा, तो वहाँ पे भी वो उसको कम रखेगा। ठीक है, तो उसमें भी उड़ान स्कीम हेल्प कर रहा था। तो अब देखते हैं कि सही क्या है। तो असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। तो
सही ये 2016 में लाया गया था, ठीक है, 2016 में लाया गया था। और आपका जो है सो ये जो दूसरा है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड कुछ कुछ पॉइंट्स है। तो एक तो सबसे पहला कि ये जो लॉन्च किया गया था उड़ान स्कीम, वो 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो सबसे पहला फ्लाइट इसमें उड़ाया गया था वो अप्रैल 2017 में उड़ाया गया था, ठीक है, अप्रैल 2017 में। और कहाँ से कहाँ उड़ाया गया था, तो शिमला टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, शिमला टू दिल्ली उड़ाया गया था सबसे पहला। दूसरा कि इसमें जो भी सीट्स थे, जैसे कोई भी अगर एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा है तो उसमें लगभग 50% जो सीट्स रहेंगे वो कैप्ड रहेंगे। कैप्ड रहने का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कैप्ड कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी सीट्स रहेंगे वो आपके एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही वो लिस्टेड रहेंगे। यानी कि अगर 1 घंटे का फ्लाइट है तो वो 2500 के प्राइस पे लिस्ट रहेगा, ठीक है। कि ये इतने पे कैप हो गया, इससे ज़्यादा वो कंपनी वाली नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि उससे ऊपर का जो भी फेयर रहेगा वो गवर्नमेंट दे देगी उड़ान स्कीम के तहत। तो क्या सही होगा, ये सही हो जाएगा पहला वाला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। एंड आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि फाइनेंशियस प्रोवाइड करने के लिए ही उड़ान स्कीम को बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 by Oxford Economics, which two cities retain their top positions? बोल रहा है कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो 2025 में हुआ था, जो कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने करवाया था, तो कौन से वो 2 सिटीज थे, ठीक है, जो कि अपना टॉप पोजीशन बरकरार करके रखे, यानी कि अपना वो पहले भी टॉप पे थे और अभी भी टॉप पर है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है टोक्यो एंड बीजिंग था क्या, दूसरा में दिया है लंदन एंड न्यूयॉर्क था क्या, तीसरा में पेरिस एंड रोम था क्या, और चौथा है बर्लिन एंड मॉस्को था क्या। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लंदन एंड न्यूयॉर्क, ऑप्शन 2। अब हम लोग जानते हैं कि ये ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में होता क्या है। बेसिकली इसमें 5 चीज देखा जाता है, ठीक है, 5 की पिलर्स या 5 की पॉइंट्स देखे जाते हैं कि इन शहरों में क्या ये चीज़ें अवेलेबल है। अगर ये चीज़ें पांचों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, अच्छे में अवेलेबल है, अच्छे तरीके से बाकी शहरों के मुकाबले अच्छे से अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर के लाइन पे आ जाएंगे। कौन कौन सी 5 चीज़ें, सबसे पहला देखा जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, दूसरा देखा जाता है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, तीसरा देखा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, चौथा देखा जाता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वो देखा जाता है गवर्नेंस, ठीक है। अब ये जो पहला है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब इसमें जीडीपी देखा जाएगा कि जीडीपी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। और फिर आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी स्टेबल है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा था ह्यूमन कैपिटल, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है, बिजनेस हेडक्वार्टर्स कैसा है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है इसमें, ठीक है, पॉपुलेशन ठीक ठाक से ग्रोथ तो कर रही है ये। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का मतलब कैसा मिल रहा है, मतलब कि जिंदगी जो वो लोग जी रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 साल में निपट जा रहा है, ठीक है, मतलब वो 60 साल 70 साल कम से कम जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, ठीक है, इनकम कम बराबर तो है ना, लगभग लगभग,
कि इनकम तो चलो भाई इसका भी इतना है, इसका भी इतना है, ऐसा तो नहीं कि इनकम इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, यानी कोई लाखों करोड़ों में कमा रहा है लेकिन कोई भीख मांग करके जी रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बढ़िया है, यानी अक्सर लोग मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, ये लंदन और न्यूयॉर्क में। फिर चौथा जो है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब एयर क्वालिटी कैसा है, मतलब हवा में सही तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हवा ले रहा है, जहरीला हवा अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता हो कि जापान में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। अरे हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ सकते थे इस पर, बट कोई नहीं, हम खुद ही जवाब दे दिए। तो जापान में भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, तो ये देखना कि इन्वायरमेंट ठीक-ठाक है कि नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर ऐसा तो नहीं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है या ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, अगर हो मतलब गर्मी हो रही है तो बहुत गर्मी हो रही है, और अगर ठंडी हो रही है तो बहुत ठंडी हो रही है, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद 5वां गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कि वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसा है, ठीक है, सही से पॉलिटिक्स तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिज़नेस वगैरह लोग ईज़िली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये सब आ जाता है इसके अंडर। तो ये बेसिकली आपके 5 पॉइंट्स थे, और इन्हीं 5 पॉइंट्स पे ये ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स बनता है, ठीक है? और इसमें टॉप पे लंदन एंड न्यूयॉर्क है। अच्छा, इंडिया में कौन से शहर हो सकते हैं, ये बताइए कि इंडिया में कौन से शहर हैं? चलिए आप लोग का यही होमवर्क है कि इंडिया में कौन से शहर इसके अंडर आ सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। Which of the following statements about light industries is correct? ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज है इसको वजन यानी कि वेट एंड रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, इसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज को दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो हो गया लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसमें कि मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन मशीनरीज वगैरह का बहुत कम काम लगता है। दूसरा ये कि हैवी इंडस्ट्रीज में क्या मशीन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मशीन है बहुत ज़्यादा, लेकिन लेबर जो है सो बहुत कम इस्तेमाल होगा। तो नाम से पता चला लाइट इंडस्ट्री मतलब हल्का हल्का। सबसे पहला ऑप्शन में है दे प्रोसेस हेवी ओर एंड मिनरल्स, यानी कि हेवी ओर और मिनरल्स प्रोसेस करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत। दे क्योंकि ओर्स और मिनरल्स मैनेज करने के लिए हम लोग को बहुत हैवी हैवी मशीन्स चाहिए होता है, ठीक है, जो कि इसके अंडर फॉल करता है। दे प्रोड्यूस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मशीनरी, यानी कि ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स यूज होते हैं क्या ये प्रोड्यूस होते हैं, तो अगेन ये भी नहीं होगा, ठीक है। वे बड़े पैमाने पर औद्योगिक मशीनरी का उत्पादन करते हैं, नहीं, ये क्योंकि इसके अंडर फॉल कर जाएगा दूसरा वाला भी। दे रिक्वायर बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स, यानी कि ये लोग हेवी रॉ मटेरियल्स जो है सो एंड बल्की यानी भारी रॉ मटेरियल्स जो है सो वो यूज़ करते हैं, तो अगेन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अगेन फॉल हो जाता है इसके अंदर। चौथा है यूज़ लाइट मटेरियल्स, हल्का मटेरियल यूज़ करते हैं टू मेक कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, तो कंज्यूमर्स के लिए सामान बनाने के लिए हल्का मटेरियल यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली में यही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, जो कि इसके अंडर फॉल करेगा। उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें अब हम थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल क्या क्या होता है। तो हैवी और बल्की वाले में तो एग्जांपल समझ गए होंगे, आयरन ओर, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब चीज़ बिल्कुल भारी भारी, सीमेंट, केमिकल्स, दिस दैट दैट, ठीक है। लाइट में क्या हो जाएगा, लाइट में एग्जांपल हो जाएगा जैसे सूता वगैरह जो बनता है, ठीक है, सिल्क का सूता, कॉटन का सूता, छोटा छोटा चिप्स बनता है, माइक्रो चिप्स, चिप्स माने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाला चिप्स, ठीक है। उसके बाद गारमेंट्स यानी कि कपड़ा वगैरह जो बनता है, ठीक है, ये भी इसके अंदर। फिर टॉयज़ वगैरह, तो टॉयज़ अगेन लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लेकिन छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे माइक्रोफोन हो गया, ठीक है,
छोटा-मोटा कैमरा हो गया, छोटा-मोटा पेन वगैरह हो गया, आप लोग देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह भी आता है, तो इस टाइप की चीज़ें, ठीक है? शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, बोल रहा है कि जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंतर्गत क्या आता है? तो क्या उसके अंतर्गत इलेक्शन गाइडलाइंस आते हैं, यानी इलेक्शन जब भी कंडक्ट होता है तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। तो क्या शेड्यूल 7 में उसके बारे में लिखा गया है इलेक्शन गाइडलाइंस के बारे में? तो अभी जानेंगे क्या लिखा हुआ। ऑप्शन 1 में ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट। थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है? आप लोगों को याद होगा, हम पिछले लेक्चर में बताए थे, मतलब पिछले क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन में, क्वेश्चन एंड आंसर वाले, हाँ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेशन में, कि एक होता है आपका स्टेट लिस्ट, एक होता है आपका सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट भी इसको बोलते हैं, और तीसरा हो जाता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट है ये इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो क्या इसके बारे में लिखा गया है शेड्यूल 7 में? या फिर तीसरा इमरजेंसी पावर्स, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स के बारे में लिखा गया। इमरजेंसी पावर्स किसका? प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, किसी का भी जो इमरजेंसी पावर है वो। और चौथा है जुडिशियल प्रोविजंस, यानी जो आपका कोर्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें लिखी हुई है, जुडिशियल प्रोविजंस। ऑप्शन 1 जो है इलेक्शन गाइडलाइंस, तो ये हम लोग का लिखा हुआ है आर्टिकल 324 में, ठीक है। तो आर्टिकल 324 हम लोग का इलेक्शन गाइडलाइंस लिखा हुआ है, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक्चुअल में यही आंसर होगा, सेकंड में ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग थर्ड और फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड पे आते हैं। इमरजेंसी पावर्स, तो इमरजेंसी पावर लिखा हुआ है पार्ट 18 में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 352 से 360 तक, ठीक है, 352 से 360 तक लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है जुडिशियल प्रोविजंस, तो जुडिशियल प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्ट 5 में लिखा गया है, और पार्ट 5 में, और हाई कोर्ट के लिए पार्ट 6 में लिखा गया है। अब आते हैं अपने थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट पे। तो वैसे तो ये डिस्कस किए थे पिछले बार भी, बट इस बार भी ऑब्वियसली करना होगा। यूनियन लिस्ट जो है इसमें आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, जिसमें कि इंक्लूड होता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज एंड बैंकिंग, ठीक है। और दूसरा है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट वाले में, स्टेट लिस्ट में स्टेट अपना रूल बनाती है, जिसमें कि इंक्लूड होता है पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या होता है कि दोनों मिल करके ही अपना रूल्स बनाती है, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, मैरिज एंड और भी अदर थिंग्स। अगर मान लीजिए कॉन्करेंट में, क्योंकि दोनों ही रूल बनाती है इसमें, मान लीजिए अगर किसी दोनों का अगर ओपिनियन अगर अलग अलग होता है, तो फिर सेंट्रल वाले को ज़्यादा भाव मिलेगा, समझे, मतलब सेंट्रल वाले का ज़्यादा पावर रहता है इस लिस्ट को बनाने में, ठीक है। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, what is the maximum period for which a person can be held in police custody in total, even if remanded periodically by a magistrate? इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो रूल लाया गया था, ठीक है, आपको पता होगा कि एक पुराना रूल था पहले CRPC में, ठीक है, जिसके तहत कुछ दिनों के लिए किसी भी क्रिमिनल को एज एन पुलिस कस्टडी में, यानी पुलिस अपने पास रखती थी कि हम इससे पूछताछ करेंगे, हम लोगों को इस पर शक है, ठीक है, तो हम लोग इससे पूछताछ करेंगे। तो पहले ये चीज चलता था CRPC के अंदर, तो इसको हटा करके और गवर्नमेंट में ये लाया गया नया नया रूल, ठीक है। तो इसके तहत बोला कि मैक्सिमम कितने दिन तक एक बंदे को, एक पर्सन को पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं, टोटल टोटल, ठीक है, ये इंक्लूड करते हुए कि बीच बीच में उसको
मजिस्ट्रेट छुट्टी भी दे रहा है, छुट्टी इन द सेंस कि उसको रिमांड भी दे रहा है, मतलब बीच बीच में उसको छोड़ भी दे रहा है कि चलो ठीक है आप घर जा सकते हो, ठीक है। टोटल कितने दिन के लिए हम लोग रख सकते हैं, बेसिकली ये पूछा है किसी भी आदमी को पुलिस कस्टडी में बीच बीच में छुट्टी दे करके। सबसे पहला है 30 डेज, ठीक है, तो 30 दिन दिया है, दूसरा है 60, तीसरा है 90 दिन और चौथा है 15 दिन फॉर इनिशियल रिमांड एक्सटेंडेबल, ठीक है। सबसे पहला 30 डेज, ये नहीं होगा, 30 डेज नहीं है, ठीक है। और दूसरा है 60 दिन, तो 60 दिन एक्चुअली में है, लेकिन 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 ये थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल क्राइम के लिए 60 डेज है, मतलब 40 to 60 डेज है, बट एक्यूरेटली 60 डेज नहीं है, ठीक है। तो अगेन ये भी नहीं होगा। लेकिन जब बहुत ही डेंजर क्राइम किया जाए, ठीक है, बहुत ही खराब क्राइम किया जाए, मतलब बहुत ही खराब वाला क्राइम, मर्डर वगैरह ये सब, तो उसमें फिर 90 डेज का है, एंड एक्चुअल में आंसर भी यही होगा। और चौथा जो ऑप्शन है 15 दिन, ये असल में पुराने वाले लॉ में 15 दिन ही था, ठीक है। तो पुराने वाले लॉ के हिसाब से ये 15 दिन था, बट पुराना वाला लॉ अभी चल नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का, ठीक है। अच्छा, ये लाया क्यों गया है? ये बेसिकली इसलिए लाया गया है क्योंकि पहले 15 दिन का टाइम बहुत कम लगता था पुलिस लोग को, कि मतलब 15 दिन में ना तो पूछताछ ठीक से हो पाता था, ना तो कुछ ऐसे मतलब सही से काम नहीं हो पाता था, इसीलिए लाया गया था कि ठीक है अब 90 दिन तक आप लोग रख सकते हो पुलिस कस्टडी में और पूछताछ कर सकते हो। A coastal city implements a plan to build sea wall and elevate buildings in response to rising sea levels. This action primarily falls under which category of climate change response? बेसिकली यहाँ एक सिनेरियो दिया गया है, सिनेरियो नहीं, एक काम, मतलब कि एक बोला है कि जैसे मान लीजिए कोस्टल सिटीज़ जो है, कोस्टल सिटीज़ का मतलब जो वो सिटीज़ जो कि समुद्र के आसपास है, ठीक है। तो कोस्टल सिटीज़ में क्या है कि कुछ-कुछ प्लान लाया गया है, यानी कि वहाँ पे उन सिटीज़ में जहाँ पे समंदर उसके सामने हो, तो वहाँ पे क्या है कि वो एक दीवार बना दें, ठीक है। इसमें जो बिल्डिंग्स बनेंगे, जो घर बनेंगे, वो थोड़े बड़े-बड़े बनेंगे, मतलब ऊँचे-ऊँचे बनेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे-छोटे बनेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो प्लान लाया गया है, ठीक है, ये राइजिंग सी लेवल को, यानी सी लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इसको देखते हुए लाया गया, ठीक है। तो ये जो एक्शन लिया गया है, ये किस क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में, यानी क्लाइमेट में कौन से क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज आया जिसकी वजह से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ा, या ये चीज़ लाना पड़ा, इस प्लान को लाना पड़ा, यानी कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, और दूसरा ये कि एक सी वॉल बना देना ताकि ये जो पानी है, ये ऐसा शहर में आकर के और शहर को तबाह नहीं कर सके। तो ये किसके अंडर फॉल करता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका जो है सो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या है कि सोलर पावर में शिफ्ट कर जाओ, ठीक है, यानी कि सूरज से जो रोशनी आ रही है उससे जो एनर्जी बनता है उसमें शिफ्ट कर जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो, है ना, ईवी कार्स यूज़ करो। आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर दूसरा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, अर्थ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ऊपर से, इसको ट्रैप करना, ठीक है, कुछ ऐसा इंजीनियरिंग का चीज़ बनाया जाएगी, इसको ट्रैप करके ज़मीन के अंदर भेज दिया जाए इसको, ठीक है, ये। या फिर बहुत ज़्यादा जो है सो ट्रीज़ को प्लांट किया जाए, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके एंड बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा सके। तीसरा है जियो इंजीनियरिंग। ये क्या है? तो ये एक ऐसा टाइप का इंजीनियरिंग है जिसमें कि क्या होता है कि कुछ-कुछ ऐसे पार्टिकल्स अर्थ के बाहर फेंक दिए जाते हैं या स्प्रे कर दिए जाते हैं
कि सन से जो भी किरणें आ रही है वो इस पार्टिकल से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी वो अंदर आ ही नहीं सकेगी। तो क्या ये हो सकता है? या चौथा है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह जो बर्फ वगैरह है वो सब पिघल रहा है, पिघलने की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो इसको काउंटर करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई जा रही है। तो आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग ईवी कार ले आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। याद रखिएगा, इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है। तो सी लेवल में ईवी कार ले आओ चाहे कोई भी कार ले आओ, कोई इसमें ये नहीं, तो पहला नहीं होगा। दूसरा कार्बन एमिशन, तो कार्बन भी ये भी नहीं बचा पाएगा, ठीक है, कार्बन को किधर भी रख दो, क्या कुछ भी कर दो, कोई फायदा नहीं। जियो इंजीनियरिंग, यानी कि ये कुछ ऐसा स्प्रे कर दो स्पेस के बाहर जिसकी वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट करने लगे। तो देखो ये एक जुगाड़ू तरीका हो सकता है, बट ऑब्वियसली पूरा अर्थ के चारों ओर एक चीज को घेरना एक स्प्रे से, इट्स काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चौथा है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपने हिसाब से ही अडेप्ट कर लो, यानी यहाँ पे बिल्डिंग्स को और ऊंचा ऊंचा बनाओ और एक सी वॉल बना दो, एक नहीं मतलब बहुत सारा सी वॉल्स बनाओ ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। What specific physical quantity ensures a satellite maintains its orbit without continuous propulsion? कह रहा है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की वजह से इनमें से व्हाट स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी इंश्योर करता है कि जो सैटेलाइट है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के बाहर हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है, सैटेलाइट जो भेजते हैं ये अपने ऑर्बिट में गोल गोल कंटिन्यूसली घूमते रहती है। क्या ये अपने मास की वजह से घूमते रहती है? क्या ये जो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है अर्थ का, क्या इसके वजह से ये घूमती है? क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से घूमती है? या फिर क्या एटमॉस्फेरिक ड्रैग, यानी एटमॉस्फेयर में एक पुल होता है, ठीक है, क्या इसके वजह से घूमती है? तो सबसे पहला मास, तो मास बिल्कुल गलत जवाब है, अपने मास की वजह से गोल गोल नहीं घूमती है भाई, ठीक है। दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल, अगर मान लीजिए कि ग्रेविटी अगर इसको खींचेगी तो ये सीधा आएगी इस साइड और आकर के और सीधा खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल भी नहीं होगा। चौथा है एटमॉस्फेरिक ड्रैग, तो एटमॉस्फेयर अगर इसको ड्रैग करेगा तो इसको एटमॉस्फेयर ड्रैग करते करते एक ऐसा जगह ले जाएगा, ठीक है, एक ऐसा जगह ले जाएगा जहाँ से ये वापस नहीं आ सकेगा, इसीलिए एटमॉस्फेयर भी इसको खींचता नहीं है, ठीक है, वायुमंडलीय खिंचाव तो इसको खींचता नहीं है। तो अगेन ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये जो तीसरा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये होता क्या है कि ये जो जब ये घूमता है तो इसका जो स्पीड है, ठीक है, इसका स्पीड और ग्रेविटेशनल जो पुल है ये पुल करता है, लेकिन ये इतना भी पुल नहीं करता है कि ये बिल्कुल सैटेलाइट को अंदर की तरफ खींच ले। अगर सैटेलाइट को अंदर की तरफ खींच लेगा तो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए ये जितना पुल करता है एंड इसका जो स्पीड रहता है इसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया जाता है कि ये इसमें बस गोल गोल घूमता रहे, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको स्पीड किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड करेगा तो ये हो जाएगा और बहुत स्लो करेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक ऐसा वेलोसिटी में रखा जाता है ताकि ये इसके अराउंड घूमते रहे, ठीक है। बस तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 एंड दैट्स ऑल।